हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल नॉलेज अप 24 में। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी हों, जैसे भी होंगे, बहुत खुश और स्वस्थ होंगे। ओके बच्चों, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग फरवरी तक स्वस्थ और मस्त रहेंगे, जिससे कि आप लोग अच्छे से परीक्षा दे सको और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सके। ओके दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको समय पर मिल सके। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आज विज्ञान का कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने आया हूं। ओके दोस्तों, जो कि इस वीडियो में आपका उपस्थित है। ओके दोस्तों, तो सारे क्वेश्चन को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे क्वेश्चन VVI है। ओके दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, ये इस पर जो एग्ज़ाम होने वाला है मतलब 17 फरवरी से स्टार्ट है और 25 फरवरी तक चलेगा। ओके दोस्तों, तो आप अच्छी तरह से ये सब क्वेश्चन को देख लें। 100% ये सब क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में फंसने ही फंसने वाला है। ओके दोस्तों, तो आप भली भांति रूप से अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें और याद कर लें। ओके दोस्तों, आना ही आना है ये सब क्वेश्चन। ओके दोस्तों, ये पूरा साइंस का क्वेश्चन है। ओके, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है सारा, और सारे जितने भी क्वेश्चन दिया गया सब VVI क्वेश्चन है, सब VVI क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सब VVI क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो आइए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है बच्चों कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कौन सा पदार्थ है वह जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। आपका ऑप्शन है क्षार, ऑप्शन है अम्ल, ऑप्शन है लवण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, तो आपका राइट और सटीक जो आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अम्ल। ओके दोस्तों, अम्ल में अगर नीले लिटमस पेपर को डाल दिया जाए तो वो लाल कर देता है। ओके दोस्तों, और बात करें क्षार की, क्षार में अगर लाल पेपर को डाला जाए तो नीला कर देगा। तो क्षार का खासियत क्या है, क्षार का जो खासियत है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, और अम्ल का खासियत यह गुण है कि वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यह क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका, यहाँ पे कोशिका होगा, कोशिश हो गया, ये कोशिका होगा यहाँ पे। ओके दोस्तों, यहाँ पे होगा कोशिका, टाइपिंग मिस्टेक है, ये कोशिका है। ओके, ये कोशिका यहाँ पे जो है कोशिका है, ये कोशिश हो गया है। ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन ए है तंत्र की कोशिका, ऑप्शन बी है अंडाणु की कोशिका, ऑप्शन सी है रक्त की कोशिका, ऑप्शन डी है त्वचा की कोशिका। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। तंत्र की कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ओके बच्चों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। मतलब दिए हुए ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऐसा धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है। ओके, ये क्वेश्चन का मतलब यही है। ओके दोस्तों, तो आइए बच्चों जानते हैं ऑप्शन को। आपका ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी है आलू, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सटीक और राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, सोडियम। ओके, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। एक इसका ट्रिक है नकली, NaKli, नकली। ओके दोस्तों, नकली मतलब Na से सोडियम, Na से सोडियम, K से पोटेशियम, Li से लिथियम। मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है एक ऐसा धातु है जो चाकू से
कटा जा सकता है। ओके दोस्तों, चाकू से कटा जा सकता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका सोडियम होगा बच्चों। ओके, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर बच्चों। तो आपका ये चौथा नंबर सवाल है और इस सवाल में ये कह रहा है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं निर्धारित होती है या अंकित होती है। पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती है बच्चों के। तो आपका ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन ए है 0 से 14 तक, ऑप्शन बी है 1 से 14 तक, ऑप्शन सी है 14 से 1 तक, ऑप्शन डी है 1 से 10 तक। ओके बच्चों, तो आपका राइट और सटीक जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। पीएच स्केल पर जो होता है वो 0 से 14 तक निर्धारित होता है। 0 से 14 तक निर्धारित होता है। ओके, बीच में जो होता है यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे आपका 7 निर्धारित होता है। 0 और 7 के बीच जो होता है, 0 और 7 के बीच वो अम्ल को निर्धारित करते हैं, वो अम्ल को बताते हैं। और 7 से 14 के बीच जो है ये क्षारीय पदार्थ को बताते हैं। ओके, वो क्षारीय पदार्थ को बताते हैं। 0 से 7 के बीच जो होता है वो अम्ल होते हैं और 7 से 14 के बीच जो होता है वो क्षारीय गुण को दर्शाते हैं। और जो 7 पे होता है ये उदासीन होते हैं, ना ही वो क्षारीय होते हैं ना ही अम्ल होते हैं, वो स्वादहीन होते हैं। ओके, जैसे कि जल है, जल एक स्वादहीन है। ओके, उसका पीएच मान 7 होता है। जो भी 7 पे हो, जिस भी वस्तु का पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा, उसका कोई स्वाद नहीं होगा, वो स्वादहीन होंगे। ओके, तो 0 और 7 के बीच वो अम्ल को दर्शाते हैं, 7 से 14 के बीच क्षार को दर्शाते हैं। ओके बच्चों, तो आइए इसी प्रकार से चलते हैं अगले सवाल की ओर। और यह सवाल नंबर का 5वां नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि विद्युत बल्ब जो होता है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है। फिलामेंट जो विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, जो फिलामेंट होता है जो कि इस आकार का बना हुआ होता है, फिलामेंट बल्ब के अंदर इस प्रकार का फिलामेंट बना होता है, इस प्रकार का फिलामेंट बना होता है। ये जो बना होता है वो किस वस्तु का बना होता है, किस चीज़ का बना होता है। आपका ऑप्शन है नाइक्रोम का, ऑप्शन बी है लोहा का, ऑप्शन सी है टंगस्टन का, ऑप्शन डी है तांबा का। तो आपका राइट और सटीक जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, वो टंगस्टन का बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है, मतलब सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर। और यह सवाल है आपका 6वां नंबर सवाल ये कह रहा है टंगस्टन कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। टंगस्टन कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। आपका ऑप्शन है 3600 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी है 3500 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी है 2000 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी है 1500 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपका राइट और सटीक जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका बी। बी इज़ द राइट आंसर, अर्थात टंगस्टन का जो गलनांक पॉइंट है, पिघलता है वो जो है 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन पिघलता है। ओके बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्तों तक ये सब पहुंच सके। ओके बच्चों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। और यह है सवाल नंबर आपका 7वां नंबर सवाल ये कह रहा है बच्चों कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। मैंने इससे पहले अभी बताया आपको। ओके, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। आपका ऑप्शन है 6, ऑप्शन है 7, ऑप्शन है 8, ऑप्शन है 9। ओके बच्चों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया पिछले वाले क्वेश्चन में कि उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ओके बच्चों, तो आपका यहाँ पर राइट जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके बच्चों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर। और यह है सवाल नंबर आपका 8वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है। आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्ण, ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्ण। ओके बच्चों, तो आपका राइट और सटीक जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका डी।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रकाश का प्रकिरण के कारण जो होता है आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अर्थात हमारा वायुमंडल में छोटे छोटे धूलकण फैले हुए होते हैं। ओके, फैले हुए होते हैं। और आप जानते ही हैं कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उसमें से वो लोग नीला रंग को ऑब्जर्व करके वो लोग प्रकाश में वितरित करते रहते हैं, जिसके कारण आकाश में नीला ही दिखाई देते हैं। ओके, आकाश नीला होने का कारण यही है कि जो धूलकण होता है, धूलकण नीला रंग को ऑब्जर्व करके उसको ही वितरित करते रहते हैं। ओके, इसलिए आकाश में नीला दिखाई देते हैं। ओके, आइए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यह क्वेश्चन नंबर आपका 9वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है। बायोगैस जो होता है, बायोगैस गोबर गैस जो होता है, बायोगैस जो होता है उसका मुख्य घटक कौन सा गैस होता है। आपका ऑप्शन है मीथेन गैस, ऑप्शन बी है ब्यूटेन गैस, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन डी है एथेन गैस। ओके बच्चों, तो आपका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका ए, मीथेन गैस जो होता है वो मुख्य घटक होता है बायोगैस का या गोबर गैस का या सीएनजी का। ओके, ये सब का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन गैस ही होता है। और बात करें ब्यूटेन गैस की, ये एलपीजी गैस का जो मुख्य घटक होता है वो ब्यूटेन होता है। जो कि रसोई घर में प्रयोग किया जाता है जो गैस, उसका मुख्य घटक कौन सा होता है, वो ब्यूटेन होता है। और बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है। ओके बच्चों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और यह है सवाल नंबर आपका 10वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाला गैस कौन सा है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाला गैस कौन सा है। आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर है, सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाला गैस है। ओके बच्चों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और यह है सवाल नंबर आपका 11 नंबर सवाल ये कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है। आपका ऑप्शन है सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी तिरछा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ओके, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अर्थात उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा हमेशा उल्टा ही बनेगा। ओके बच्चों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। और ये है सवाल नंबर आपका 12 नंबर सवाल ये कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा बनता है। जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है। ओके, आपका ऑप्शन है उल्टा, ऑप्शन बी है तिरछा, ऑप्शन सी है सीधा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी सीधा। ऑप्शन सी सीधा। ओके, जो वास्तविक होता है वो उल्टा बनता है और जो काल्पनिक होता है वो सीधा बनता है। ओके बच्चों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और यह है सवाल नंबर आपका 13 नंबर सवाल ये कह रहा है रक्षी कोशिका अर्थात द्वार कोशिका भी कहा जाता है उसे, द्वार कोशिका या रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है। आपका ऑप्शन है जड़ में, ऑप्शन बी है पत्तियों में, ऑप्शन सी है फूलों में, ऑप्शन डी है फलों में। तो आपका राइट आंसर है, आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी पत्तियों में। रक्षी द्वार अर्थात रक्षी कोशिका अर्थात द्वार कोशिका पाई जाती है पत्तियों में। ओके बच्चों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और यह सवाल नंबर आपका 14 नंबर सवाल ये कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। आपका ऑप्शन है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो आपका राइट और सटीक जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी अर्थात चांदी जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ओके, आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर। और यह सवाल नंबर आपका 15 नंबर सवाल ये कह रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है।
प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण जो होता है, ये आपतन कोण जो होता है वो किस कोण के बराबर होता है? ओके बच्चों, आपका ऑप्शन है परावर्तन कोण के बराबर, ऑप्शन बी है फोकस के बराबर, ऑप्शन सी है क्रांति कोण के बराबर, ऑप्शन डी है अपवर्तन कोण के बराबर। ओके बच्चों, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका, जो राइट जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ओके बच्चों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर। और ये है सवाल आपका 16 नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? आपका ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1। तो आपका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रकाश के परावर्तन के मात्र 2 नियम होते हैं। ओके, और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम और परावर्तन के भी 2 नियम। ओके बच्चों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और ये है सवाल नंबर आपका 17 नंबर सवाल ये कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में, जो मुंह में हमारा लार होता है, इस लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपका ऑप्शन है लाइपेज, ऑप्शन बी है गैस्ट्रीन, ऑप्शन सी है टाइलिन, ऑप्शन डी है पेप्सिन। तो आपका राइट और सटीक जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका सी, टाइलिन। टाइलिन लार पाया जाता है। ओके, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चों। ओके, आइए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है आपका 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि हमारे मुंह में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? हमारे मुंह में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? आपका ऑप्शन है 6 जोड़ी, ऑप्शन बी है 4 जोड़ी, ऑप्शन सी है 3 जोड़ी, ऑप्शन डी है 2 जोड़ी। ओके बच्चों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हमारे मुंह में पाई जाती है, अर्थात 6। तो आपका जब भी ऑप्शन में आएगा जोड़ी में आएगा, इसमें नहीं रहेगा सिंगल सिंगल करके। ओके, आपका जोड़ी में ही रहेगा। ऐसे 6 होता है, जोड़ी की बात करें तो 3 जोड़ी होती है। ओके, आइए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर। यह है सवाल नंबर आपका 19 नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? आपका ऑप्शन है जल का परिवहन करने के लिए, ऑप्शन बी भोजन का परिवहन करने के लिए, ऑप्शन सी अम्ल का परिवहन करने के लिए, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए। ओके बच्चों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भोजन का परिवहन करने के लिए फ्लोएम जो होता है वो उत्तरदायी होते हैं। ओके, वो उत्तरदायी होते हैं। और एक जाइलम होते हैं, जाइलम होता है जल का परिवहन करने के लिए, जाइलम। ओके, जाइलम जो होता है बच्चों वो जल का परिवहन करने के लिए होता है, और फ्लोएम जो होता है वो भोजन का परिवहन करने के लिए होता है। ओके बच्चों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और ये है सवाल नंबर आपका 20वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आपका ऑप्शन है 22 कैरेट, ऑप्शन बी है 20 कैरेट, ऑप्शन सी है 24 कैरेट, ऑप्शन डी है 21 कैरेट। ओके, तो आपका राइट जो आंसर है ये है ऑप्शन सी, ये है ऑप्शन सी। आपका 24 जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। और एक बात और भी बता दूं आपको कि जो 24 कैरेट का सोना होता है वो बहुत ही मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है। और जो गहना बनाते हैं, जिस सोने से हम लोग गहना बनाते हैं वो शुद्ध सोना नहीं होता है, उसमें कुछ मिलावट होता है। वो 22 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? जो गहना वाला सोना होता है, जो आभूषण वाला सोना होता है, जो सोना हम लोग पहनते हैं वो सोना 22 कैरेट का होता है, वो 24 कैरेट का नहीं होता है, क्योंकि उतना मुलायम होता नहीं, वो हार्ड होता है। और हार्ड होने के लिए पूरा 24 कैरेट सोना उसमें नहीं रहता है या नहीं दिया जाता है, वो 22 कैरेट का होता है। बाकी 2 कैरेट जो होता है उसमें तांबा मिलाया जाता है ताकि वो हार्ड रहे। ओके, आइए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर। और यह है सवाल नंबर आपका 21 नंबर सवाल ये कह रहा है कि आभूषण अर्थात गहना वाला सोना कितना कैरेट का होता है? मैंने इससे पहले ही आपको क्वेश्चन बता दिया हूँ। ओके,
तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके बच्चों, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और यह है सवाल नंबर आपका 22वां नंबर सवाल ये है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। आपका ऑप्शन है नीला, ऑप्शन बी है उजला, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है लाल। तो आपका राइट आंसर बच्चों जो है वो है आपका सी, अर्थात काला। आपका काला दिखाई देगा। ओके, अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो चंद्रमा पर खड़े होकर देखेगा उसको काला ही दिखाई देगा। ओके बच्चों, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और यह है सवाल नंबर आपका 23वां नंबर सवाल ये कह रहा है बच्चों कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। आपका ऑप्शन है वाट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी वोल्ट। तो आपका राइट और सटीक जो आंसर है वो है ऑप्शन बी ओम। ओके बच्चों, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, ओम है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, ओम है। ओके, और बात करें ये जो वॉट है, ये वॉट जो है वॉट, ये किसका SI मात्रक है। ये है शक्ति का SI मात्रक, ये है शक्ति का SI मात्रक। ठीक है, ये जो वॉट है, ओम तो प्रतिरोध का ही है। बात करें एम्पियर की, एम्पियर है विद्युत धारा की SI मात्रक, विद्युत धारा की SI मात्रक है। ओके, विद्युत धारा की है। और वोल्ट जो है ये विभवांतर का है। ये किसका है, विभवांतर, विभवांतर। ये जो है विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है, और प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है, और शक्ति का SI मात्रक वॉट है। ओके बच्चों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और यह है सवाल आपका 24 नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है। ओके, कौन सा उत्पादक है ये बोल रहे हैं। आपका ऑप्शन है सर्प, ऑप्शन बी है घास, ऑप्शन सी है मेंढक, ऑप्शन डी है ग्रास होपर। ओके बच्चों, तो आपका राइट और सटीक जो आंसर है वो है ऑप्शन बी घास। घास क्या है, उत्पादक है। उत्पादक इसलिए है कि घास जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और बाकी जितने भी ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं घास को छोड़कर सब दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसलिए घास जो है उत्पादक कहलाते हैं। ओके, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और ये है सवाल नंबर आपका 25 नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो आपका सही और राइट जो आंसर है वो जो सटीक और राइट जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन सी, अर्थात 2 जो है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ओके बच्चों, तो आज का क्लास, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के लिए, और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके सारे दोस्तों तक मेरी ये वीडियो पहुंच सके और सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।